जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज आपकी बायोलॉजी क्लास। कल हम लोगों ने एक बीजपत्री द्विबीजपत्री का टॉपिक खत्म कर लिया था। इसके बाद पादपों के संबंध में जो कुछ विशेष क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ रहे थे। तो आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने आपको कल कहा था कि तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो वो हमने ध्यान नहीं दिया, वो टॉपिक आपका हो चुका है ऑलरेडी। तो अब जो बचा हुआ 20% टॉपिक है वो आपका जल्दी से जल्दी हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। वो आपका मोस्टली आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, 2-3 दिन में वो टॉपिक खत्म हो जाएंगे। यानी कि बायोलॉजी का टॉपिक अब आपके 4 से 5 दिन का बचा है, वो आपका जल्दी से जल्दी खत्म करा देंगे। तो बायोलॉजी के संबंध में आज हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पादप के विषय में। तो पादप के विषय में हम लोगों को जो बातें याद रखनी है, जैसे आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पादप जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं वो ऑक्सीजन किसका परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा जो पौधे जल ग्रहण करते थे H2O, यही H2O ऑक्सीजन के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। तो अगर अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन के रूप में उत्सर्जन करते हैं, यह किसका परिवर्तन है या किसका प्रारूप है जो परिवर्तित होता है, तो ये जल का प्रारूप है जो परिवर्तित होता है। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पादप का विकास कहाँ से होता है, तो जैसे मान लीजिए ये बीज है, इस बीज को हमने क्या किया, इस बीज को पृथ्वी पर डाल दिया गया, पृथ्वी पर गाड़ा गया या पृथ्वी पर रोपा गया इसको। तो इसमें टेम्परेचर, नमी, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, जब ये सब चीजें प्लस सूर्य का प्रकाश जब इसे प्राप्त होगा तो ये अपना काम करना शुरू करेगा, यानी अंकुरित होना शुरू होगा। जब ये अंकुरित होगा तो इसमें से एक भाग ऊपर की ओर जाएगा और एक भाग नीचे की ओर जाएगा। जो भाग नीचे की ओर जाता है उस भाग को बोला जाता है मूलांकुर। मूलांकुर, इसी मूलांकुर भाग से जड़ का विकास होता है, यानी जड़ें निर्मित होती हैं इसी मूलांकुर भाग से। और दूसरा जो ऊपर की ओर भाग जाता है जिससे प्रांकुर के नाम से जाना जाता है, इस प्रांकुर से विकसित होता है आपका तना। और इसी तने से, अभी आप देखोगे आगे, इसी तने से पत्तियां और पत्तियों के बाद पुष्प का विकास होता है। तो पुष्प आपका तना ही पत्तियों के रूप में परिवर्तित होता है और फिर वही पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग इतनी बात समझ चुके। अब हम लोग देख लेते हैं जो जड़ वाला टॉपिक है इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जड़ के टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 प्रकार की जड़ें बताई गई, जिसमें पहली जड़ जो बताई गई वो जड़ थी मूसला जड़, और दूसरी जड़ जो बताई गई वो थी अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़। इसमें आपको याद रखना है, मूसला जड़ के बारे में हमने आपको कल भी बताया था कि मूसला जड़ें कौन सी जड़ें होती हैं। तो मूसला जड़ें वे जड़ें होती हैं जिनका विकास, जिनका या जिनकी उत्पत्ति किससे हुई हो, मूलांकुर से हुई हो। जिनकी उत्पत्ति मूलांकुर से हुई हो वे जड़ें क्या कहलाती हैं, मूसला जड़ें। अपस्थानिक जड़ें किन्हें कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति मूलांकुर के अलावा अन्य से हुई हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें अपस्थानिक जड़ कहा जाएगा। तो ये डेफिनेशन है। दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी, दूसरी याद रखनी, मूसला जड़ के बारे में कल भी हमने बताया था, जितने भी द्विबीजपत्री पादप होते हैं इन सभी द्विबीजपत्री पादपों में आपकी कौन सी जड़ पाई जाती है, मूसला जड़। तो दूसरा पॉइंट याद रखना है, द्विबीजपत्री पादपों में कौन सी जड़ पाई जाती है, मूसला। जबकि एक बीजपत्री पादप में, एक बीजपत्री पादप में कौन सी जड़ पाई जाएगी, तो अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए आपको यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है। तो इनको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद अब बात आएगी कि मूसला जड़ के कितने प्रकार हैं और अपस्थानिक जड़ के कितने प्रकार हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे मूसला जड़ के कितने प्रकार होते हैं और अपस्थानिक जड़ के कितने प्रकार होते हैं।
तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अगला बताएं। चलिए दिख रहा है ना सबको? ठीक है। देखिए मूसला जड़ के अंतर्गत अगर प्रकार की बात करें तो मूसला जड़ के अंतर्गत पहली जो जड़ पढ़ेंगे हम लोग उसको बोलते हैं अनियमित जड़। अनियमित जड़ का मतलब होता है टेम्परेरी रूट्स। अनियमित जड़ का मतलब होता है कि वे जड़ें जो लंबे समय तक जड़ के रूप में ना रहें, किसी न किसी अन्य प्रारूप में परिवर्तित हो जाएं। जैसे मूसला जड़ के संबंध में बात करी जाए तो एक आपका उदाहरण है जैसे अनियमित जड़ के बारे में बात करी जाए तो एक उदाहरण है आपका शकरकंद। शकरकंद विकसित तो जड़ के रूप में होती है, होती मूसला जड़ ही है, लेकिन अनियमित होती है। कुछ समय के लिए विकसित होगी लेकिन बाद में ये इसी को आप क्या करते हैं, इसी को पका करके आप खा लेते हैं, या यही आपका तने के रूप में विकसित हो जाती है। तो यहाँ से पहला याद रखना है अनियमित जड़, जिसका उदाहरण है शकरकंद। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि शकरकंद किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है, अनियमित जड़ का या मूसला जड़ के प्रकार अनियमित जड़ का ये उदाहरण है। इसके बाद दूसरी जड़ की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी जड़ है आपकी शंकुरूपी। शंकुरूपी जड़। शंकुरूपी जड़ के अगर उदाहरण की बात करें कि शंकुरूपी जड़ का उदाहरण क्या होगा, तो शंकुरूपी जड़ के उदाहरण में आप एक उदाहरण ले सकते हैं गाजर का, क्योंकि गाजर आपकी कोन टाइप में यानी कोन रूट के रूप में विकसित होती है, इसलिए इसे कॉनिसेल रूट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा शंकुरूपी जड़ का उदाहरण। इसके बाद तीसरा आपसे पूछा जा सकता है तर्क रूपी जड़ का उदाहरण। तर्क रूपी जड़ का उदाहरण क्या है? तर्क रूपी जड़ का उदाहरण होती है आपकी मूली। ये मूली तर्क रूपी जड़ का उदाहरण। इसके बाद चौथा प्रकार जो इसके अंतर्गत आता है वो चौथा प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं कुंभ रूपी। कुंभ रूपी जड़। कुंभ रूपी जड़ के अगर उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है आपका सलजम और चुकंदर। ये कुंभ रूपी जड़ का उदाहरण है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग अपस्थानिक जड़ की बात करें कि इसके क्या क्या प्रकार हैं और ये किस में विभाजित किया गया, तो इसके प्रकार के अंतर्गत सबसे पहला प्रकार हम लोग देखेंगे रेशेदार। सबसे पहला है रेशेदार, या इन्हीं को झकड़ा मूल के नाम से जाना जाता है। रेशेदार या झकड़ा मूल। रेशेदार का मतलब होता है कि पतले पतले धागे नुमा रूप में ये विकसित होती है। जैसे गेहूं के पादप को जब आप उखाड़ेंगे तो उसमें देखेंगे जड़ें जो होंगी वो रेशे रूप में होंगी, यानी मूल रूप से किसमें धागे की नुमा होती है, इसलिए इनको रेशेदार या झकड़ा मूल भी कहा जाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो गेहूं, मक्का, ज्वार, ये बाजरा, ये सब इसी के उदाहरण है। एग्जाम्पल गेहूं, मक्का, ज्वार, ये सब आपके उदाहरण है किसके, तो ये उदाहरण है आपके रेशेदार या झकड़ा मूल के। इसके बाद दूसरा अगर इसमें प्रकार की बात करें तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मक्का व गन्ने की जड़ किस का उदाहरण है, तो याद रखिएगा दूसरा लिख लीजिएगा जटा मूल। जटा मूल का उदाहरण, जटा मूल का उदाहरण होता है आपका मक्का और गन्ना। मक्का और गन्ने की जो जड़ होती है वो आपकी जटा मूल का उदाहरण होता है। जटा मूल का उदाहरण क्या है, तो जटा मूल का उदाहरण है आपका मक्का और गन्ने की जड़ जटा मूल कहा जाता है, या इसी को स्टिल्ट रूट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगली बात आपसे अगर करें कि अधिपादप, अधिपादप, अधिपादपों में कौन सी जड़ पाई जाती है? अधिपादप जड़। अधिपादप जड़ या अधिपादप मूल भी लिख सकते हैं इसको, अधिपादप मूल या अधिपादप जड़। ये अधिपादप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसका उदाहरण क्या है पहले तो वो बता दें। इसका उदाहरण है ऑर्किड। ऑर्किड,
ऑर्किड एक अधिपादप। अधिपादप का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि पीपल का पेड़ बड़ा सा लगा हुआ है और उसके ऊपर नीम का पेड़ निकला है, यानी किसी पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ निकला है, तो जो दूसरा पेड़ निकलता है उसी को अधिपादप कहा जाता है। तो अधिपादप मूल का नाम मूल के रूप में जो ऑर्किड होता है, ऑर्किड एक अधिपादप ही होता है, ये किसी न किसी दूसरे पेड़ के ऊपर ही पाया जाएगा। तो ऑर्किड में जो जड़ पाई जाएगी वो कौन सी जड़ होगी? अधिपादप मूल। तो यहाँ पर एक पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, ऑर्किड एक अधिपादप है। और अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसी के आगे पॉइंट बना के लिख लेना, वे पादप जो किसी अन्य पादपों पर विकसित होते हैं। वे पादप जो किसी अन्य पादपों पर विकसित होते हैं। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात अगर हम लोग करें तो जड़ से संबंधित हमारी समझ में किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब तने की बात कर लें, यानी प्रांकुर से विकसित हो रहा है तना। तो अब दूसरी बात कर लेते हैं तने के संबंध में। जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं वो क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, परेशान ना होइएगा। अब तने के संबंध में हम लोग बात करें तो तने के संबंध में जैसे पहला तने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तने का कार्य क्या है। तो तने का पहला कार्य होता है कि किसी भी पादप को उसका यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, मैकेनिकल पावर या मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना किसका कार्य है? तो तने का कार्य। तो तने का पहला कार्य क्या होता है? मुख्य रूप से पादप को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। दूसरा, तने के पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं और इन्हीं से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि पत्तियां किससे विकसित होती हैं, तो पत्तियां विकसित होती हैं तने से, क्योंकि तने में नोड्स एंड तने में नोड्स एंड इंटरनोड्स पाई जाती हैं। इसमें नोड्स को बोलते हैं, जैसे आप नोड्स क्या शब्द आ गया, तो इसको बोलते हैं पर्व और इसको बोलते हैं पर्व संधि। तो पादप में पर्व तथा पर्व संधि पाई जाती है। इसी पर्व तथा पर्व संधि, जैसे आप अगर एग्जांपल लो तो जैसे ये गन्ना है, तो गन्ने में इस तरीके से भाग होते हैं बीच बीच में, यानी जिसको हम लोग अपने गांव घर में पोर बोलते हैं। तो एक यहां से ब्लॉक होता है, एक यहां से ब्लॉक होता है, इसको बोलते हैं नोड यानी पर्व, इसे भी बोलेंगे नोड यानी पर्व, और बीच का जो भाग होगा इसको बोला जाता है पर्व संधि। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पर्व और पर्व संधि क्या है। तो पर्व और पर्व संधि ये आपके नोड और आपका इंटर नोड होते हैं। अब इनसे विकसित क्या होता है? तो पर्व और पर्व संधि से ही आपकी पत्तियां विकसित होती हैं, इन्हीं से शाखाएं विकसित होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मालूम नहीं होता, क्योंकि इतना ज्यादा बेस में जा करके कोई बताता नहीं है, इसलिए आपको एनसीईआरटी सब कुछ देता है। एनसीईआरटी ने बता रखा है कि जो आपका तना है इसमें जो पत्तियां और शाखाएं विकसित होती हैं वो पर्व तथा पर्व संधि यानी नोड्स और इंटर नोड्स से विकसित होती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, नोड्स और इंटर नोड्स से पत्तियां तथा शाखाएं विकसित होती हैं। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तना कितने प्रकार का होता है? तो तना दो प्रकार का होता है। एक आपका सैसो तना होता है जिसको चाइल्ड स्टेम बोलते हैं, और दूसरा आपका एडल्ट स्टेम होता है यानी वयस्क तना होता है। जो आपका हरा तना यानी जो सैसो तना होता है वो हरा होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की दर उसमें ज्यादा होती। जो वयस्क तना होता है उसका रंग भूरा होता है, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। अब तने से रिलेटेड और क्या पॉइंट बनते हैं?
तो तने के रूपांतरण से क्वेश्चन बनते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा तने का रूपांतरण। तो तना किससे विकसित हुआ होगा? प्रांकुर से। और जड़ किससे विकसित हुई होगी? मूलांकुर से। अगली हेडिंग डालिएगा तना, तने का रूपांतरण। अच्छा, 1 मिनट हम देख लें आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तने का रूपांतरण। अब तने के रूपांतरण की बात करें तो तना 3 प्रकार का होता है। जैसे आपने तने में कलर के संबंध में बात करें तो जैसे आपने पढ़ा कि तना आपका एक तो हो गया सैसो तना, और एक तो ये विकास क्रम के अनुसार 2 प्रकार का है, लेकिन रूपांतरण के आधार पर तना 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है भूमिगत तना। हेडिंग डाल दीजिएगा, पहला है भूमिगत तना, भूमिगत तना। दूसरा है अर्ध वायवीय तना, और तीसरा होता है वायवीय तना। नाम से शो कर रहा है, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से तने किस नाम से जाने जाएंगे। देखिए, जो तना पूरी तरीके से जमीन के अंदर होते हैं वो तने कहे जाते हैं भूमिगत तने। जो तने आधे अंदर आधे बाहर होते हैं उन्हें कहा जाता है अर्धवायवी, यानी आधा वायु में हो और आधा भूमिगत हो। वे तने जो पूरी तरीके से बाहर होते हैं, यानी कि वो जमीन के अंदर नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है वायवीय तना। अब जरा इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसमें प्रकार कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। सबसे पहला इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका तने का रूपांतरण है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंद। कंद, कंद का उदाहरण क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया। आलू, आलू से संबंधित आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आलू है एक कंद, प्रकंद या स्कंद, इस तरीके से पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आलू एक कंद होता है। तो इसका उदाहरण क्या होगा? कंद। इसमें इतना आपको रटना है, बिल्कुल ये समझ लीजिए। बी। दूसरा नंबर क्या लेंगे? तो दूसरा नंबर हम लोग लेंगे प्रकंद। प्रकंद, प्रकंद का उदाहरण क्या होगा? तो प्रकंद के उदाहरण में हल्दी, अदरक और केला बहुत बार पूछा गया। हल्दी, अदरक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये क्वेश्चन, केले वाला क्वेश्चन काफी बार, और आलू वाला क्वेश्चन आ चुका है कि ये बिल्कुल बैठालना है आपको दिमाग में किसी भी तरीके से कि केला, हल्दी और अदरक किसके उदाहरण है? प्रकंद के। केला, हल्दी और अदरक किसके उदाहरण है? प्रकंद के। इसके बाद अगला यानी तीसरा देख लेते हैं। तीसरा होता है धनकंद। धनकंद का उदाहरण बताइए। तो इसमें आपको दिया जाएगा केसर और जिमीकंद। ये किसका उदाहरण है? तो केसर और जिमीकंद ये आपके उदाहरण होते हैं किसके? धनकंद के। ये भी याद रखिए। यहां से यहां को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इधर से इधर को पूछा जाएगा। आलू है एक कंद, केला, हल्दी, अदरक है एक प्रकंद, केसर, जिमीकंद है एक धनकंद। इसके बाद चौथा नंबर आपसे पूछा जाएगा सल्क कंद। तो सल्क कंद का उदाहरण क्या है? तो सल्कंद के उदाहरण में सबसे पहला आता है आपका लहसुन, लहसुन। दूसरा आता है प्याज, लहसुन, प्याज। कल हमने पॉइंट बताया था, लहसुन और प्याज में गंध का कारण सल्फर यौगिक, प्याज काटते समय आंसू आने का कारण सल्फर यौगिक। इसके बाद हमने आपको बताया था एक पॉइंट कि बैक्टीरिया के नाशन में सल्फर ड्रग्स यानी सल्फर ग्रुप की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। अभी प्रैक्टिस शुरू होगी तो तब आपको मजा आएगा। जो आप पढ़ रहे हो अभी, बहुत से लोग जो है अभी भी वीडियो देखने में संकोच कर रहे हैं, बाद में पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगली बात कर लें
कि अर्धवायवीय तने का उदाहरण कौन सा है, तो अर्धवायवीय तने के उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है, जैसे दूब घास। दूब घास, दूब घास तो सब लोग जानते होंगे, ना जानते हो तो हमें बताना, हम आपको उखाड़ के दिखा देंगे दूब घास। दूसरा पुदीना, पुदीना। तीसरा, तीसरा इसके अंतर्गत स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। चौथा उदाहरण है इसका आपका जलकुंभी, जलकुंभी, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। ये अर्धवायवीय तने के उदाहरण है, ये ऐसे ही पूछे जाएंगे, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब वायवीय तने की बात आती है। वायवीय तने के बारे में बात करें तो जो वायवीय तना होगा ये किस रूप में होगा, तो याद रखिएगा ये बेल, जैसे बेल नहीं फैल जाती हैं घरों का, देखते हैं हम लोग बेल फैलाते हैं, फूल की, अंगूर की बेल होती है, जिन जिन चीजों की भी बेल होती है उन सभी के तने वायवीय होंगे। यानी किसी भी पादप में यदि बेल या लता के रूप में उसका विकास हो रहा है तो उसमें तना कैसा होगा, वायवीय तना होगा। और अगर आधा अंदर है और आधा वायवीय है तो वो कैसा होगा। आप देखते होंगे कि पुदीना लगाते समय भी क्या किया जाता है, पुदीने के एक डाल तोड़ करके दूसरी जगह लगा दो तो पुदीने का लग जाता है। तो ये अर्धवायवीय, आधा अंदर तना होता है और आधा बाहर होता है। वही सेम दूब घास में भी होता है। अब यहाँ बेल और लता के रूप में जितने भी होंगे वो सब आपके उदाहरण होंगे किसके, तो वो उदाहरण होंगे वायवीय तने के। जैसे पहला उदाहरण है आपका अंगूर। अंगूर आपका किस रूप में विकसित होता है, तो अंगूर आपका बेल के रूप में विकसित होता है। बहुत से उदाहरण है। खीरा, 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 इसी में आप तीसरा नोट कर सकते हो तरबूज, तरबूज। ये आपके सब किसके उदाहरण हैं, तो ये सब हमने सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट पकड़ा दिया। उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो और जहां जहां इसे दिख जाए वो सब आप तुरंत बता ले जाओगे। तो कॉन्सेप्ट पकड़ के चल, ये बस आपको कंद, प्रकंद, धनकंद और सल्ग कंद ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भूमिगत तना मतलब जो पूरी तरीके से जमीन के अंदर हो, जैसे आलू जमीन के अंदर होता है, सबको मालूम। प्रकंद, प्रकंद भी आपका जो केला है, केले में केला, हल्दी, अदरक, इसमें जो तना होता है वो कैसा होता है, तो इसमें भी भूमिगत तना होता है। जमीन के अंदर भी तना होता है और जमीन के बाहर भी तना, तो भूमिगत। केला, हल्दी, अदरक ये सभी जमीनगत। इसके बाद जो धनकंद है, धनकंद के अंतर्गत केसर, जिमीकंद। सल्क कंद में लहसुन और प्याज। इसके उदाहरण अर्धवायवीय, आधा बाहर आधा अंदर, दूब घास, पुदीना, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी। इसमें अगर बात करें तो ये आपकी वायवीय तना यानी कि जो बेल या लता के रूप में हो, अंगूर, खीरा, तरबूज, ये सब उदाहरण हो गए किसके, तो ये सब उदाहरण हो गए वायवीय तने के। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़े। हाँ, एक अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, अभी बताया भी था शायद, कि पुष्प किसका रूपांतरित भाग है, तो पुष्प रूपांतरित भाग होता है, पुष्प रूपांतरित भाग होता है किसका, तने का। पत्तियां और शाखाएं तने का। तो सब याद रखिएगा। तना किससे बनता है, प्रांकुर से। जड़ किससे बनती है, मूलांकुर से। याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखने में समझने में बड़े सिंपल लगते हैं कि अरे बड़ा इजी है, इसमें क्या फालतू याद करना, तो ये याद रखिएगा। अब जरा कुछ अलग से क्वेश्चन है जो देखते हैं। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि नींबू में तना क्या है, नींबू में तना क्या है। नींबू में तना उसके कांटे होते हैं, याद रखना। नींबू में तना उसके कांटे होते हैं। बोगनवेलिया का एक पेड़ होता है, बोगनवेलिया, बोगनवेलिया। बोगनवेलिया में तने क्या है, तो उसमें भी जो कांटे पाए जाते हैं वही उसका तना होता है, नोट कर लीजिएगा। नागफनी और कैक्टस में तना क्या है,
नागफनी, नागफनी और कैक्टस। कैक्टस नागफनी लगभग एक ही तरीके के होते हैं, थोड़ा सा आकृति में फर्क होता है। नागफनी या कैक्टस में तना क्या है? इसमें तना होता है इसकी पत्तियां। तो याद रखिएगा, नींबू में तना उसके कांटे हैं, बोगनवेलिया में तना उसके कांटे हैं, नागफनी और कैक्टस में उसका तना क्या है? तो उसकी पत्तियां होती हैं, तना। तो याद रखिएगा, यहां से अगर कोई दिक्कत हो किसी को, दिख रहा है सबको? अब जरा हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पत्तियों के रूपांतरण से क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर आपसे कई बार कीट भक्षी पादप निम्न में से कौन सा है ऐसा पूछा जाता है। उसमें नहीं है नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर बार लोगों को मालूम नहीं होता। इसमें एक नाम ज्यादा चलता है आपकी परीक्षाओं में, जो आपको ऑप्शन में आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पादप है। कीट भक्षी का मतलब होता है जो अपने पत्तियों के द्वारा कीटों को अपने में संग्रहित कर लेता। अब कीटों को क्यों खाएगा? पादप कीटों को क्यों खाता है? देखिए, पादप कीटों को इसलिए खाता है क्योंकि कीटों में एक पदार्थ होता है जो कि है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पौधों को आवश्यकता होती है, इसलिए वो नाइट्रोजन की प्राप्ति उन कीटों से करते हैं। कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कीट भक्षी पादप किस तत्व के कारण कीटों को ग्रहण करते हैं या कीटों का भक्षण करते हैं या कीटों को खाते हैं, तो नाइट्रोजन तत्व के कारण उनको खाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन तत्व की उन्हें पूर्ति करनी होती है। तो कीट भक्षी पादप निम्न में से कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिएगा, 2-3 पॉइंट है इसमें, जैसे पत्तियों का रूपांतरण। पत्तियों के रूपांतरण से पहली चीज हम लोगों को समझनी है कि नागफनी में पत्तियां क्या है। नागफनी या कैक्टस में पत्तियां कौन है? तना अभी पढ़ा था, नागफनी और कैक्टस में तना क्या है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। नागफनी और कैक्टस में तना क्या होता है? तना, पत्तियां, पत्तियां ही तो तना है। नागफनी में पत्तियां क्या है? तना। और नागफनी में जो पत्तियां हैं वो तो तना है, लेकिन नागफनी में पत्तियां क्या है? तो नागफनी के कांटे। जो नागफनी के कांटे हैं या कैक्टस, आपसे देख बहुत ध्यान से समझिएगा, नागफनी या कैक्टस में कांटे क्या होते हैं? पत्तियां होती हैं। नागफनी में तना क्या है? उसकी पत्तियां होती हैं। तो याद रखिएगा, यहां से थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाएगा, लेकिन आंसर एक है, यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, नागफनी में। इसके बाद दूसरी बात अगर आपसे करी जाए, जैसे पूछा जा सकता है कि जो आपका कीट भक्षी पादप है, कीट भक्षी, कीट भक्षी पादप का उदाहरण क्या है, या कीट भक्षी पादप किसे कहा जाता है? ये पत्तियों के माध्यम से भोजन करते हैं इसलिए। तो कीट भक्षी पादप के नाम में सबसे पहले आपको परीक्षा में मिल जाएगा ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक कीट भक्षी पादप होता है, तो पहला नोट कर लीजिएगा ड्रोसेरा। दूसरा डायोनिया, ये भी आपका कीट भक्षी पादप है। डायोनिया कीट भक्षी पादप, ड्रोसेरा, डायोनिया। इसके बाद है आपका निपेंथीज, तीसरा है निपेंथीज, या इसी को हम लोग घटपर्णी के नाम से भी जानते हैं। घटपर्णी, जिसकी आकृति घड़े की तरीके होती, पत्तियां घड़े के आकार में होती, घटपर्णी इसको इसलिए नाम। चौथा आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, चौथा है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया, ये भी आपका कीट भक्षी पादप होता है। तो यहाँ से इतने पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। यूट्रिकुलेरिया, ये चार आपके कीट भक्षी पादप हैं जो पत्तियों के माध्यम से भक्षण करते हैं, यानी भोजन
प्राप्त करते हैं कीटभक्षी पादप। नोट करिएगा जल्दी से। अच्छा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बरगद में पाई जाने वाली बरगद में जो जड़ें हैं जो लटकती हुई होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, बरगद में जो जड़ पाई जाती है उसको स्तंभ मूल कहा जाता है। स्तंभ मूल, बरगद में पाई जाने वाली जड़ को स्तंभ मूल के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग से नोट कर लीजिएगा उसी जगह। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है पादपों में जनन, जिससे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। पादपों में जनन, पादपों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसे जंतुओं में भी दो प्रकार के जनन होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन ही पादपों में भी देखा जाता है। तो पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं, या जनन किसे कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए, तो जनन उसे कहते हैं जिसके माध्यम से कोई भी सजीव अपने ही रूप का अपना ग्रुप में वृद्धि करे, या अपनी जाति का विकास करे, या अपनी सभ्यता को आगे लेकर के जाए, उसे ही जनन कहा जाता है। लेकिन पादपों में दो प्रकार का जनन होता है, जिसमें पहला है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है, इसे बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, और इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पर ना समझ में आए हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट करके भी हम बता देंगे आपको। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, देखिए सबसे पहली बात अलैंगिक जनन। नाम से ही शो हो रहा है कि जिसमें लिंग की आवश्यकता ना हो। तो अलैंगिक जनन का मतलब है, पहली पॉइंट यहां पर नोट कर लेना, इसमें दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें दो लिंगों, एक नर तथा एक मादा लिंग की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा होगा, दो लिंगों की आवश्यकता इनमें नहीं होगी, क्योंकि जनन कैसा है, अलैंगिक। और लैंगिक जनन का मतलब क्या हो गया, दो लिंगों की आवश्यकता है जिसमें एक नर लिंग और एक मादा लिंग
चाहिए होगा तो इसे क्या कहा जाएगा, लैंगिक जनन कहा जाएगा। दूसरा, इसमें युग्मकों का निर्माण, जब अलैंगिक जनन है तो यहाँ पर युग्मक यानी जाइगोट का निर्माण होगा कि नहीं होगा, युग्मकों का निर्माण नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब कभी भी लैंगिक जनन होता है तब युग्मक का यानी जाइगोट बनता है। हमने आपको कोशिका वाले टॉपिक में बताया था कि जाइगोट कैसे बनता है, एक स्पर्म होगा और एक आपका ओवम होगा, जब दोनों मिलेंगे तो क्या बोलते हैं, उसी संरचना को तो जाइगोट बोलते हैं, उसी को हिंदी में युग्मक बोला जाता है। तो इसमें युग्मक होगा नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें बिल्कुल होगा, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। ये इसलिए बता रहे हैं, क्वेश्चन मिलते हैं आपको, आप कर नहीं पाते हो तो फिर दिक्कत होती है, 1-2 नंबर आपके ऐसे ही बेकार चले जाते हैं। इसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा कि नहीं होगा, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अर्धसूत्री का मतलब अभी समझा रहे हैं आपको, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और इसमें होता। तीसरा, इसमें जब 2 लिंगों की आवश्यकता नहीं थी, तो जब यहां पर 2 लिंगों की आवश्यकता है, हमने आपको बताया था जब X और Y, जब माता और पिता दोनों के जीन मिलते हैं तो 23 जोड़े होते हैं टोटल, 22 तक तो समान होते हैं, लेकिन 23वें जोड़े में ही कई प्रकार के रंग रूप बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब अर्धसूत्री विभाजन यानी युग्मक का निर्माण हो ही नहीं रहा है, तो क्या जो संतान होगी, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एक ही प्रकार का पादप है और उसमें अलैंगिक जनन पाया जा रहा, तो उसकी जो संतान होगी तो क्या वो रूप रंग में भिन्न होगी कि एक जैसी होगी। तो इसमें याद रखना है कि इसमें जो संतानें होती हैं उनमें जो संतानें होती हैं वे आपस में भिन्न नहीं होती, संतानें जनक यानी जिसके द्वारा उनका जन्म हुआ है जनक के समान होती। समान होती हैं का मतलब उसी तरीके से दिखने में होती। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो क्या यहाँ पर संतानें आपस में भिन्न, यहाँ पर भिन्न नहीं होती, यानी एक दूसरे की तरह ही दिखती हैं। यहाँ पर क्या होंगी, तो यहाँ पर संतानें आपस में भिन्न होती है, यानी जितनी भी संतानें होंगी सब अलग अलग दिखाई देंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ युग्मक नहीं था और यहाँ युग्मक बन रहा है, और वहीं से ये परिवर्तन आएगा। जैसे मानवों में होता है वैसे ही पादपों में भी होता है, तो संतानें आपस में भिन्न होती हैं। अब जनक, संतानें जनक के समान होती हैं, यहाँ पर क्या होगा, संतानें जनक से भिन्न होती हैं, तो संतानें जनक से भिन्न होंगी। ये अंतर से याद रखिएगा, अभी सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें भिन्नता पाई जाएगी, तो इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती। इसमें भिन्नता या विभिन्नता पाई जाती है। तो यहां से ये पॉइंट याद करिएगा, इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती जबकि इसमें विभिन्नता पाई जाती। अगली बात, नई जाति की उत्पत्ति क्या इसमें हो सकती है अलैंगिक जनन में? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, निम्न में से अलैंगिक जनन में क्या नहीं होगा? 4 ऑप्शन दे देगा, मिलाओ बैठ के। अब मालूम है नहीं तो कहाँ मिला ले होगा। तो यहाँ से अलैंगिक जनन में आपसे क्वेश्चन जैसे पूछ लिया गया कि क्या नई जाति की उत्पत्ति हो सकती है, तो यहाँ पर नई जाति कभी नहीं बनती।
नई जाति विकसित नहीं होती। नोट कर लीजिएगा, नई जाति विकसित नहीं होती। अब विभिन्नता यहां पर है तो नई जाति क्या होगी, नई जाति विकसित होती है, नई जाति विकसित होती है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसमें नई जाति विकसित नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, विभिन्नता ही नहीं है तो नई जाति कहां से बनेगी, क्योंकि युग्मक नहीं बन रहा। यहाँ पर विभिन्नता पाई जाती है इसलिए यहाँ पर नई जाति भी डेवलप होगी, विकसित होगी, रूप रंग आकार में विभिन्नता होगी। तो नोट करिए जल्दी से। इसके बाद अगला, ये जो जनन है ये कम विकसित पादपों में पाया जाता है, कम विकसित पादपों में पाया जाता है। जबकि ये जो है लैंगिक जनन, ये विकसित पादपों में पाया जाता है। इसीलिए यहां पर याद रखिएगा, जो कम विकसित पादप हैं उनमें कौन सा जनन होगा, अलैंगिक, और जो विकसित पादप हैं उनमें कौन सा जनन होगा, तो विकसित पादपों में लैंगिक जनन होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसके बाद हम कल मिलेंगे आपसे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। यहाँ पर देखिएगा, संतानें जो होती हैं वो आपस में भिन्न नहीं होती। अब जब आपस में भिन्न नहीं होती तो यहीं से जब भिन्नता नहीं होती तो एक कॉन्सेप्ट आया कि ये जो संतानें होती हैं इनको क्या नाम दिया जाता है, तो यहीं से एक क्लोन वर्ड निकला। तो इनकी संतानों को क्लोन कहा जाता है, क्योंकि देखने में एक दूसरे के समान होती हैं, इसलिए इनकी संतानें यानी अलैंगिक जनन में संतानें क्लोन कही जाती हैं। तो नोट कर लीजिएगा क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। कल हम इसी लैंगिक और अलैंगिक जनन को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप लोग देख करके मजबूती से नोट्स बना करके बैठिएगा। अगर यहाँ तक नहीं देखोगे तो कल की क्लास उड़ जाने वाली है। पूरी तरीके से हम पहले बता दे रहे कि कल की क्लास उड़ जाएगी अगर आज की क्लास यहाँ तक ना देखी। तो कल मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।